हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? चलो, तो आज हम बेटा करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें गैलीलियो एक्सपेरिमेंट भी है, उसमें इनर्शिया भी है, थोड़ा बहुत मैं फ्रिक्शन के बारे में भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सिंपल वे से आपको बताऊंगा। पहला क्या है हमारे पास? कहता कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। या कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओ। सिंपल सी बात। अब ये बात तो हमें समझ आती है कि मेरे पास घर में अलमीरा है, मैं उसको 10 साल हाथ नहीं लगाता हूँ, 20 साल हाथ नहीं लगाता हूँ, वो वहीं की वहीं रहेगी। बुक है वहां पर, वो वहीं की वहीं रहेगी। ये तो हमें समझ आता है कि बॉडी एट रेस्ट, मेन एट रेस्ट, राइट? हमारे पास ये पेन है, इस पेन को मैं यहां पर रख देता हूं और 20 साल 30 साल 100 साल इसको कोई हाथ नहीं लगाता, इसका मतलब ये रेस्ट में है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, राइट? तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट, मेन एट रेस्ट। ये तो हमें समझ आ गया कि अगर बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर बॉडी मूव कर रही है, राइट? मैं कह रहा हूं कि मैंने पंखा चलाया, ऐसे हाथ से घुमाया, फिर छोड़ दिया, क्या वो घूमता ही रहेगा? न्यूटन तो बोल रहा है कि बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन। हम क्या करेंगे? साइकिल को स्टैंड के ऊपर लगाएंगे, साइकिल को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घुमाएंगे, स्टैंड से नीचे उतारेंगे, सीधा स्कूल में पहुंच जाएंगे 70 किलोमीटर पर आवर। पेडल मारने की जरूरत ही नहीं। होता ऐसे? नहीं होता, राइट? अगर ऐसा होता तो हमने क्या करना था? हमने जैसे बॉल फेंकी है, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी और रुकेगी नहीं कहीं। ऐसा तो नहीं होता ना। तो न्यूटन ने क्यों बोला कि बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट? कहता कि बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं उसको रोकने के लिए। अब बात कहां पर आई? रेस्ट वाली समझ आ गई कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते हैं। अब आई मोशन की बात। मोशन में जैसे मान लो हमने बॉल फेंकी ग्राउंड के ऊपर, बॉल थोड़ी दूर बाद जाके रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही, वो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लो ये बॉल हमारी है, ये बॉल जा रही है इस तरफ को जा रही है, तो ग्राउंड जो है इसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स, यहां पर जो कंटैक्ट है, इस कंटैक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपोजिंग फोर्स, एंड वी कॉल इट फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। वो कोई भी बॉडी मूव करती है ना, तो उसका जिस सर्फ के साथ कांटेक्ट होता है उसके अपोजिट एक फोर्स लगती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। वो उस बॉडी के ऊपर लगती है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल के टायर और ग्राउंड के बीच में फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। वो उस बॉडी के मोशन को रोकती है। अगर हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को या एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको भी निगलेक्ट कर दें, राइट, नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर अगर जीरो हो जाए तो वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करेगी। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होनी चाहिए, तब न्यूटन का लॉ जो है वो वैलिड है। क्लियर है? लेकिन न्यूटन सही बोल रहा है कि बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली मूव करेगी जब तक आप उसके फोर्स नहीं लगाओगे, राइट? अब हमारा काम क्या है कि हमने अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर लगनी नहीं देनी है। तो न्यूटन का लॉ जो है वो हमें समझ आएगा। समझ आ गई? मतलब जब हम किसी भी बॉडी को किसी भी सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो उसके ऊपर अपने आप ही एक फोर्स लगती है, अपोजिंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट? अगर इस फोर्स को हम एलिमिनेट कर दें, निकाल दें, तो बॉडी कंटिन्यूसली क्या करेगी? मूव करेगी। हम पंखे को ऐसे मूव कर रहे हैं ना, राइट? तो पंखे के अंदर बहुत सारी फ्रिक्शन फोर्स है क्योंकि उसमें मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ और बहुत सारी चीजें हैं, मैकेनिकल जो है
उसमें बहुत मतलब मैकेनिकल मोशन है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, राइट। फ्रिक्शन लग रही है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो उसके मोशन को क्या कर रही है, एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रही है, तो इसलिए पंखा जो है थोड़ी देर बाद रुक जाता है। मोर ओवर देयर इज अ एयर रेजिस्टेंस आल्सो, एयर भी उसको क्या करती है, रोकती है। तो एयर रेजिस्टेंस भी आपने निकालना है, बाकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितनी है वो सारी निकाल दो, तो हमारे पंखे को अगर आप घुमाओगे एक बार तो वो घूमता ही रहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। अब बात समझ आया, न्यूटन का लॉ समझ आ गया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये डेफिनेशन, अगर ये याद होगी तो ये लिख लो, अदरवाइज फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled by some external force, right? मतलब unbalanced force to change that state। यहां तक ये डेफिनेशन है। या तो आप सिंपल याद करो, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के ऊपर। गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनना। गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने बोला भी था कि हमारे पास ऐसा होता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक। क्यों? व्हेन नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, जब बॉडी के ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं, मतलब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स, उस वो क्या है, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने एक बॉल ली, राइट, ध्यान से देखना उसको, उसने वो बॉल यहां पर फेंकी। ये जो ये है जो उसने सरफेस लिया, वो सरफेस कौन सा था, जिसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगती, या उसने फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज कर दिया। समझ आई, राइट। ये वो सरफेस है जिसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रही है, मतलब यहां पर कोई भी ऐसे सरफेस हैं, मतलब सरफेस इतने स्मूथ है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रही थी। तो जैसे उसने बाल यहां पर रिलीज की, राइट, तो बाल रिलीज की, थोड़ा सा नीचे दे देते हैं, है ना, तो हमारा डायग्राम बढ़िया बन जाएगा। उसने यहां से बॉल रिलीज की, कितनी हाइट से, दिस हाइट इज h। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस, ठीक है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन समझ कम आता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपने वहां से भी पढ़ना है। ये फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस में मैंने क्या बताया यहां पर, ध्यान से देखना कि फ्रिक्शन लेस सरफेस जो है वो क्या बोल रहा है। फ्रिक्शन लेस सरफेस मतलब इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं। जैसे ही बॉल नीचे की तरफ आती है, उसने क्या देखा, ये है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा यहां पर कि हमारे पास जो सरफेस है, right, if the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, अगर वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज किसी के इंक्लाइंड है, मतलब जैसे ये सरफेस है ये इंक्लाइंड है ऐसे, ठीक है, ये इस सरफेस के इंक्लाइंड है, ये इस सरफेस के इंक्लाइंड। अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या हम अगर ये सरफेस लें तो इसके इंक्लाइंड ये है, इसके इंक्लाइंड ये है। आपने कुछ नहीं सुनना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को छोड़ो। अब ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला, ये मेरे पास मान लो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसने एक अरेंजमेंट ऐसा किया कि उसने फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया, उसने ये एंगल और ये एंगल सेम मान के, ठीक है, ये मैं θ1 मान रहा हूं, ये मैं θ2 मान, दिस टाइम दीज टू एंगल्स दे आर सेम, ठीक है। ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या सेम है। अब जैसे उसने बॉल फेंकी,
वो बॉल उतनी हाइट के ऊपर पहुंचे। ठीक है, क्लियर, सेम हाइट के ऊपर पहुंची। कितनी हाइट है ये, h। ध्यान से देखना, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये यहां से लेके यही डिस्टेंस कवर किया, मान लो इसको मैं L1 मान रहा हूं, राइट। फिर उसने क्या किया, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये ऐसे करते, बताओ, ठीक है, क्लियर। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोथ साइड्स का सेम है तो जो आपकी बॉल है दैट will climb the same distance, right? If the angle of inclination of right side plane were gradually decreased, अगर हम इसको डिक्रीज करें, देखो यहां पर दिस इज एंगल ऑफ, अब इंक्लाइन की बात कर रहे हैं हम, ये जो है ये इसके इंक्लाइंड हो रहा है, इसका मतलब दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये भी क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर दोनों सेम है, अगर आप इसको नहीं मान रहे हो, मान लो आप इसको नहीं मान रहे हो, तो सरफेस के ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात। इंक्लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी किसी सरफेस के साथ एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, अब हमारा सरफेस तो ये है, पहले इसने इतना एंगल बनाया, फिर ये सरफेस ने इतना एंगल बनाया। अगर ये दोनों सेम है तो जब आप यहां से बॉल फेंकोगे तो बॉल सेम हाइट के ऊपर आ जाएगी, समझ आ गई, बॉल सेम हाइट के ऊपर आएगी। फिर उसने क्या किया, उसने ये एंगल क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। देखो पहले एंगल हमारे पास क्या था, ये था, फिर अब एंगल ये बन गया। अब उसने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। फिर उसने बॉल फेंकी, बॉल यहां पर पहुंची सेम हाइट के ऊपर, बट अब बॉल ने डिस्टेंस क्या है, ज्यादा कम किया। ये देखो इतना L1 था, अब ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, L2 ज्यादा है, सो L2 इज ग्रेटर देन L1, राइट। फिर उसने क्या किया, और इंक्लाइन कर दी, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, राइट, अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिक्रीज हो गया। देखो पहले एंगल हमारा ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इसका मतलब एंगल हमारा क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। आप कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है कि आपको जो डायग्राम है वो सही नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको अलग अलग बना के बता देता हूं। ये एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, समझ आइए, आप तो समझ आ गए। ये क्लियर, ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास h है, हाइट, राइट, ये हाइट। अब ये देखो, अगर हम सरफेस ये वाला लेते हैं, ए वाला, फिर हम बी वाला लेंगे, फिर सी वाला लेंगे, इस सरफेस में ये देखो, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर बराबर है तो बॉल यहां से आपने फेंकी, बॉल आई यहीं पर पहुंच गई सेम हाइट के ऊपर, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस आर सेम। फिर आपने क्या किया, इसको भूल जाओ, इसने इतना डिस्टेंस कवर, फिर आपने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज कर दिया। पहले देखो एंगल इतना था, अब एंगल कितना है, ये डिक्रीज हो गया। तो जैसे डिक्रीज हुआ तो बॉल ने क्या करना है, यहां से जब आप रिलीज करोगे सेम हाइट से तो यहां पर पहुंचेगी। इसका मतलब उसने अब डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया, लेकिन हाइट सेम कवर किया उसने, हाइट उसने सेम कवर की है, हाइट सेम है बट डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। फिर उसने क्या किया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिक्रीज कर दिया, फिर यहां से बॉल आई, फिर यहां पर पहुंच, अब उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। फिर उसने क्या किया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दिया ऐसे। अब बॉल आपकी यहां से आ रही है तो इस तरफ को जा रही है और ये जाती रहेगी। क्यों, क्योंकि इतनी हाइट पर पहुंचने के लिए उसको वो जगह ही नहीं मिलेगी। इसने क्या करना है, इसका क्या है, इस बॉल ने क्या है, इसके बॉल के माइंड में क्या है कि उसने उतनी हाइट के ऊपर जाना है, राइट, चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस कवर कर लो। अब हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन था तो ये चली गई। जब हमने प्लेन ही ऐसे कर दिया तो बॉल यहां से आ रही है, इधर को जा रही है, राइट, उसे पहुंचना था इतनी हाइट के ऊपर, कब पहुंचेगी, उसको तो सरफेस नहीं हो, पहुंचेगी तब जब आप इसको ऐसे करोगे तभी पहुंचेगी ना। लेकिन हमने तो ऐसा सरफेस बनाया ही नहीं, हमने तो
हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दिया हुआ वहां में, तो ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में क्या है कि उसने उतनी हाइट के ऊपर पहुंचना है, वो हाइट कभी भी नहीं आएगी, राइट? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल ही जा रही है, उसके माइंड में है कि मैंने उसी हाइट पे जाना है। तो सेम थिंग जो हमें न्यूटन ने बोला है कि ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो गैलीलियो ने हमें एक्सपेरिमेंट दिया, तो गैलीलियो ने क्या बोला है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जैसे आप उसको डिक्रीज करोगे, जो बॉल है दैट वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीच द ओरिजिनल हाइट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उस बॉडी को क्या कर दिया, अब देखो ये बॉडी है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इसका मतलब कंटिन्यूसली मूव कर रही है। बॉडी का क्या काम था? जितनी हाइट से आना उतनी हाइट पे जाना है, बात खत्म, उसका तो यही काम है। लेकिन जब आप उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज कर रहे हो, तो बॉडी यहां से आ रही है, फिर यहां पर पहुंची, इसका मतलब उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया, लेकिन हाइट पे पहुंचना है उसको, और आपने डिक्रीज कर दिया, उसने डिस्टेंस कवर किया, ज्यादा किया, लेकिन हाइट के ऊपर पहुंच गई। आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 कर दिया इस प्लेन का, तो वो उस प्लेन वहां पर हाइट पर पहुंचने के लिए वो कंटिन्यूसली मूव ही कर रहा है, वो रुके नहीं रहा है, राइट? वो रुके नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। समझ लगी? राइट? तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो क्या होती है? जो बैलेंस नहीं होती है, इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स कोई भी नहीं लग रही है, राइट? तो इसका मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। तो ये बॉडी कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी और सोचती रहेगी कभी मैं हाइट के ऊपर तो पहुंचूंगी, राइट? तो सेम थिंग हमें उसने किसने बोला है? न्यूटन ने बोला है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, राइट? उसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो हमें क्या सजेस्ट हो रहा है कि कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉल, बट नेट फोर्स इज 0 है, तो इसका मतलब वो कभी रुकेगा ही नहीं। समझ आ गई? लेकिन हमारी बॉल जो है, आम अगर हम देखें, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट अगर करें तो बॉल रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? ठीक है, तो गैलीलियो ने यही एक्सपेरिमेंट दिया। उसने कहा कि अगर हमारे पास टोटली फ्रिक्शनल सरफेस है, तो अगर आप किसी बॉडी को फेंकते हो या उसको जैसे बॉल है उसको कहीं हाइट से रिलीज करते हो, तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी जब तक वो उस हाइट पे नहीं पहुंचे। अगर हाइट पे पहुंच गई दैट इट्स ओके, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। ये बात समझ आई? इसको बार बार देखना है और पढ़ना भी है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन आप यही सोचो कि इस बॉल को उसी हाइट पे ऊपर पहुंचना है, पाथ हम दे रहे हैं, राइट? अब मैं कह रहा हूं आपको कि आपने यहां से ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। मैंने आपको बोला कि आपने रुकना नहीं है, आपने ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जाना है। आप क्या करते रहोगे? आप घूमते ही रहोगे। कब तक? जब तक आप ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर नहीं पहुंच। उसके लिए तो रास्ता ही नहीं है। जब रास्ता नहीं है तो क्या करोगे? आप कंटिन्यूसली, वही आपके माइंड में रहेगा कि हमने फ्लोर के ऊपर पहुंचना। आप कंटिन्यूसली मूव करते रहोगे, राइट? लेकिन फ्लोर के ऊपर रास्ता नहीं है, आप मूव ही करते रहोगे। आप समझ में आई बात? यस। तो ये था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, राइट? तो हम फिर से वापस आ रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। मतलब अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक हम उस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। समझ आ गई कि अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, राइट? दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ।
अब उसके बाद आ गया हमारे पास इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? हम कहते हैं ना कि बॉडी जो है, ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया। अब हमारे पास आ गया इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया होता क्या है? ध्यान से सुनना, ये मैंने डेफिनेशन पहले लिखी हुई। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया, INERTIA, ये स्पेलिंग गलत है, इनर्शिया, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू, VIRTUE, बाय वर्च्यू ऑफ which it opposes or resists any change in its state of rest or uniform motion। समझ आई? नहीं समझ आएगी डेफिनेशन? चलो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। कहता है कि हमारे पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, उसमें तीनों हमारे पास इनर्शिया है। मतलब हमारे पास जैसे अलमीरा है, घर में अलमीरा है, घर में फ्रिज है या घर में बेड है, वो अपने आप तो नहीं हिलता एक जगह से दूसरी जगह। तो उसकी इनएबिलिटी है कि अपनी पोजीशन को, रेस्ट को वो चेंज नहीं कर पा रहा है। इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो अपने आप को नहीं रोक पा रही है, इसका मतलब क्या है? उसकी इनएबिलिटी है ये कि वो अपने मोशन को ही नहीं रोक पा रही है, राइट? क्लियर है? तो उस इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। कोई बॉडी सीधी जा रही है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती है जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब उस बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं कर पा रही है। दिस थिंग इज नोन एज इनर्शिया। इस इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जैसे मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, ये यहीं पर रहेगा जब तक कोई इसको उठाएगा नहीं, अपने आप थोड़ा उठ के चला जाएगा। ये इसकी इनएबिलिटी है। इसकी क्या है? इनएबिलिटी है। अलमीरा है, उसकी इनएबिलिटी है, राइट? आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वो अपने आप थोड़ा चलेगी कि चलो जी चलो स्कूल में घूम के आते हैं, वो गाड़ी घूम के आ गई। उस गाड़ी की इनएबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज, पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर पा रही है, राइट? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है? ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। पहली बात, ए बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, राइट? A body cannot change its direction unless some force is applied on it. बॉडी अपने आप उस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रही है जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। तो तीनों क्या है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ये उसकी इनएबिलिटी है। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, ये उसकी इनएबिलिटी है। अगर बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रही है, दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ दैट बॉडी। और इस इनएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सेम थिंग मैंने क्या लिखा है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू विच इट अपोजेस और रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, राइट? अब मैंने क्या बताया? इनर्शिया पता चल गया। इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी है किसी भी बॉडी की कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बाय इटसेल्फ चेंज नहीं कर पा रही। अब मेरे पास ये पेन है, ये पेन 10 साल यहीं पर रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता, इसको कोई उठाता नहीं है। इसका मतलब इसकी इनएबिलिटी है। तो दिस इनएबिलिटी इज नोन एज इनर्शिया। दूसरी बात, इनर्शिया जो है, जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। इस बात को याद रखना है। जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये पेन है, राइट? उसके बाद अलमीरा है, इससे बड़ा हमारे पास मान लो सपोज करो ट्रक है, उसमें सामान भरा हुआ है। तो जितनी भारी बॉडी होगी, जितना उसका मास होगा उतना ही उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा। तो मतलब जो मास है that is the measure of inertia। जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ही क्या होगा? उसका इनर्शिया, राइट? सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्लियर? अब इनर्शिया पता चल गया। इनएबिलिटी है किसी भी बॉडी की अपनी स्टेट को चेंज करने की, चाहे रेस्ट है चाहे मोशन। फर्स्ट लॉ वाली बात, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, गैलीलियो हमने कर लिया, इनर्शिया मैंने आपको बता दिया। अब इनर्शिया के टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
inertia of rest. Number 2, inertia of motion. Number 3, inertia of direction. ठीक है, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. ये हमारे पास inertia है. अब inertia of rest क्या है? What is inertia of rest? तो डेफिनेशन आपने इसकी लिखनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल्स करेंगे. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या है? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, मैं लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to change its state of rest. inertia of rest की बात कर रहा हूं. क्या बोल रहा हूं? the tendency of a body to oppose कर देते हैं. tendency of a body to oppose, APPOSS, to oppose. the tendency of a body to oppose any change in its state of rest. Suppose any change in its state of rest. Right? The tendency of a body to oppose any change in its state of rest is known as, क्या बोलते हैं इसको? is known as inertia of rest. ठीक है, समझ आई? डेफिनेशन याद करनी है, तो इसके ऊपर एग्जांपल्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है. टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज any change in its state of rest is known as inertia of rest. Just simple, a body at rest remain at rest unless some external force is applied on it, and this inability is called inertia of rest. Simple सी बात. या आप ये याद कर लो, the tendency of a body to oppose any change in state of rest is known as inertia. मतलब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, वो नहीं हिल रही है, इसका मतलब क्या है? उसमें inertia of rest है. वो आपकी फोर्स को क्या कर रही है? अपोज कर रही है. राइट? तो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, उसकी टेंडेंसी है कि मैंने चेंज नहीं करना है. राइट? वो उसकी इनएबिलिटी है. एक टेंडेंसी होगी, एक इनएबिलिटी होगी. दोनों को आप समझ सकते हो कि इनएबिलिटी क्या है, वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती, या फिर वो उसके ऊपर कोई चेंज हो रहा है, वो चेंज नहीं होना चाहता. या जैसे मान लो हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, राइट? एक बात तो ये है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता है. एक बात तो ये है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है. इसका मतलब उसकी टेंडेंसी बन गई है कि हम अगर उसको कोई पढ़ाएगा, उसने पढ़ना ही नहीं है, या उसको समझ नहीं आता है. दो बातें हुई. एक तो उसको वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, और दूसरा उसको समझ नहीं आता है, उसको पढ़ाई समझ नहीं आती. आप समझ में आई? इनएबिलिटी क्या है कि उसको समझ नहीं आती है, टेंडेंसी क्या है कि उसने पढ़ना ही नहीं है. सेम थिंग, दोनों चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं. तो इनर्शिया क्या हुई? एक तरह की इनएबिलिटी हुई किसी भी बॉडी की कि अपनी पोजीशन को, चाहे रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, उसको वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता है. दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो ये भी डेफिनेशन है, और इनएबिलिटी वाली है वो भी मैंने आपको बता दी. राइट? ये भी आपने डेफिनेशन लिख लेंगे, जो भी आपको समझ आए वो आपने लिख लेनी है. दोनों के लिए आपको राइट आंसर मिले. ठीक है? क्लियर? नंबर भी मिलेंगे. ऐसे आ गया हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया मोशन में हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना. इनर्शिया मोशन में क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू पोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यहां पर इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एज, क्या बोलेंगे? इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ मोशन. कर लिया ना? टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू पोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन
इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। सिंपल, ठीक है, क्लियर। अब आ गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू पोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन, इन इट्स चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन इट्स डायरेक्शन ऑफ। अब यहां पर क्या कर देंगे, इन इट्स डायरेक्शन ऑफ, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर क्या करेंगे, जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बस इतनी बात याद रखनी है कि ये है इनएबिलिटी है, कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, या अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। कौन? बॉडी। ये बॉडी की इनएबिलिटी है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, क्लियर है? ओके देन बेटा, गुड बाय।